जय हिंद। आज हम समझेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। फिर लगभग 100 साल बाद भारत में एक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसके बहुत सारे कारण थे। क्योंकि अंग्रेज बक्सर के युद्ध के बाद जब उन्होंने पूरे भारत में कंट्रोल किया, कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने भारतीयों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, जिस वजह से 1857 में एक विद्रोह हुआ, क्रांति हुई। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख कारण रहे थे जिस कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो इन्हीं कारणों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक कारण। देखिए, जब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत गए तो पूरे भारत पे उनका कंट्रोल हो गया, पूरे भारत पे वो शासन करने लगे। जब वे शासन करने लगे तो भारतीयों पे जो टैक्स लगाते थे वो बहुत ज़्यादा रखते थे, उसकी जो दर थी बढ़ा दी थी, जिससे भारतीय जो किसान थे उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था उसका। क्योंकि पहले टैक्स थोड़ा होता था, कम होता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए टैक्स को बढ़ा दिया था। तो आर्थिक कारण में मेनली था कि टैक्स को ही बढ़ा रहे थे, जिससे सारे किसान जो भारत के थे वो बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना अंदर उनके मन में बन रही थी कि अंग्रेज बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमें विद्रोह करना चाहिए, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये भावना उनके लगभग 70-80 सालों से जन्म ले रही थी भारतीय किसानों के मन में। तभी क्या हुआ कि अंग्रेजों ने टैक्स को बढ़ाने के लिए नए नए प्रकार के जो सिस्टम लाते थे, नए नए प्रकार की व्यवस्थाएं लाते थे, जिसमें जमींदारी प्रथा, मतलब जमींदारी प्रथा में होता था कि अंग्रेजों को हर किसान से मतलब जो टैक्स होता था, जो राजस्व होता था, वो उनको नहीं लेना पड़ता था, जो फसल में लगता था। वो क्या करते थे कि एक गांव या एक क्षेत्र में एक जमींदार नियुक्त कर देते थे, और वो जमींदार सारे किसानों से टैक्स के रूप में उनसे जो अनाज होता था वो लेता था, और अंग्रेज उस जमींदार के पास से ले लेते थे आके, जिससे उनको हर एक किसान से संपर्क नहीं करना पड़ता था, केवल उस जमींदार के पास आते थे, वहां से ले जाते थे। तो इस प्रथा से, इस सिस्टम से भारतीय किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा। एक तो अंग्रेजों के जो टैक्स का जो पैसा था, वो जो दर थी वो बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जमींदार बीच में आ गए, वो भी जबरदस्ती काम करवा रहे थे, तो इससे बंधुआ मजदूरी वगैरह काफी चीजें उस समय बनने लगी थी, जिससे भारतीय किसानों की दशा खराब होती जा रही थी। इसी में एक व्यवस्था ही महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें भी इसी तरह के अत्याचार होते थे, टैक्स की दर को बढ़ाया गया था। फिर इस प्रकार जितने किसान थे भारत में उस समय, लगभग किसान ही थे भारत में, क्योंकि वही एक जो कृषि का वही एक साधन था। फिर क्या हुआ, इसी में दूसरे पॉइंट में समझेंगे सामाजिक कारण। कुछ समाज में जो कारण थे, जिन कारणों की वजह से जो 1857 की क्रांति हुई, उनमें कौन कौन से थे। तो इसमें मेनली कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, जिस वजह से भारत के लोग अंग्रेजों को गलत समझते थे, लेकिन वो प्रथाएं भारत के लिए ही खराब थी। काम ठीक हुआ था, लेकिन वो किसी भी चीज में चेंज चेंज जो होता है, वो किसी भी सामाजिक जीवन में वो उस पीढ़ी में अस्वीकार होता है कि आप उस पीढ़ी में वो चेंज नहीं कर सकते। आज हमको लगता है, तो उसमें कुछ प्रथाएं थी। जैसे कौन सी प्रथा थी, जैसे थी सती प्रथा। अब सती प्रथा में जब किसी का कोई पति मर जाता था या युद्ध में शहीद हो जाता था, तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको भी उस पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे। वैसे ये प्रथा खराब थी, ये कुप्रथा थी, प्रथा नहीं कुप्रथा थी, ये खराब थी, लेकिन उस समय के लोग इससे हैबिचुअल हो चुके थे। तो अब अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद कर दिया आगे। तो वो सोचते थे कि ये लोग हमारे रीति रिवाजों में टांग अड़ा रहे हैं। इस वजह से जो सामाजिक लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया।
इसी बीच अंग्रेजों ने बाल विवाह को भी समाप्त किया। इसी बीच उन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू किया कराया। तो इन सब प्रथाओं की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध जो सामाजिक लोग थे ये भी खड़े होने लगे थे। इनके मन में भी अंग्रेजों के विरुद्ध आग जल रही थी कि ये हमारी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन पे ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं अंग्रेज। इस वजह से जो सामाजिक लोग थे भारत में वो भी विरोध करने पे आ चुके थे। फिर जो अंग्रेज थे ये भारत में काफी ज्यादा ईसाई धर्म को प्रोत्साहन करते थे, बढ़ावा देते थे। नई नई ईसाई मिशनरी खोलते थे और लोगों को प्रलोभन देते थे कि ईसाई बन जाओ, तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा स्तर सुधर जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काफी प्रलोभन देते थे और प्रचार भी करते थे। जिससे जो भारत में धार्मिक लोग थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या और भी धर्म थे जो भारत में, उन सभी पे वो प्रभाव डालता था कि ये गलत हो रहा है, ये बाहर से आए हैं और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लोग कहीं ईसाई धर्म ना अपना लें। इस डर से या इस वजह से धार्मिक लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, भड़क चुके थे। फिर अब धार्मिक लोगों में जैसे अब अंग्रेजों का दो तीन मोटिव होते थे। एक तो होता था कि ईसाई धर्म का अपना प्रचार करते थे। दूसरा, वो समझ चुके थे कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय भारत में जो छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात का भेदभाव बहुत ज्यादा था। तो जितनी मतलब जो निम्न जातियां होती थी उनको ये लोग प्रोत्साहन देते थे, मतलब उनको अपनी तरफ ये लोग आकर्षित करते थे कि हमारा धर्म ज्वाइन करो, हमारा धर्म अपनाओ, इसमें कोई जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं है, सारे अधिकार मिलेंगे। अब लेकिन आज ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस समय की मेंटेलिटी दूसरी थी। उस समय लोगों को, भारतीय लोगों को लगता था कि ये लोग हमारे धार्मिक मामले में घुसने आ गए। एक तो अपने धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं, दूसरा हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, उससे भी विद्रोह हो रहे थे। तो ये जो विद्रोह की भावना थी, तो धार्मिक लोगों के मन में भी विद्रोह की भावना अपने आप पनप रही थी। फिर क्या हुआ? इसी बीच कुछ सैनिक कारण भी थे। सैनिक कारण में क्या होते थे, जैसे जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वहां से ज्यादा सेना लेके नहीं आते थे, वहां से उनके पास थोड़ी सेना आती थी। वो लोग यहीं पे भारतीय लोगों को नियुक्त कर लेते हैं अपने यहाँ सैनिक के तौर पे। अब नियुक्त तो कर लेते थे, लेकिन उनके साथ काफी भेदभाव करते थे। जैसे भेदभाव में क्या क्या करते थे, जैसे जब भी जो भारतीय सैनिकों को अपने यहाँ रखते थे तो उनको हमेशा नीचे स्तर वाले जॉब पे रखते थे। मतलब उनको जो उनका जो वो होता था, कैटेगरी होती थी, वो नीचे होती थी। मतलब उनको केवल बहुत ज़्यादा तो सूबेदार तक पहुंचाते थे, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह नहीं पहुंचाते थे। तो सैनिकों को काफ़ी नीचे रखा जाता था, नीचे पोस्ट पे होते थे। और उसी जगह जो ब्रिटेन के सैनिक होते थे, अंग्रेज सैनिक होते थे, उनका प्रमोशन हो जाता था और वो उनसे सीनियर हो जाते थे। फिर क्या था, जो भारतीय सैनिक होते थे इनको सैलरी भी कम मिलती थी। एक अंग्रेज सैनिक है, एक भारत का सैनिक है जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है, उसकी जो सैलरी है और अंग्रेज की सैलरी है, उन दोनों की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता था, जबकि काम एक ही होता था, सेम पोस्ट पे डिफरेंस हो जाता था। इससे भारतीय सैनिकों को ये चीज़ नहीं पसंद आती थी। वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी विद्रोह की भावना रखते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे क्योंकि उन्हीं के लिए काम करते थे। ये सब लोग, किसान भी नहीं बोल पाता था, सामाजिक लोग भी अपने खुल के अपने विचार और अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जानते थे उस समय भारत पे लगभग पूरा दबदबा अंग्रेजों का हो चुका था। कोई भी खुल के आना नहीं चाहता था, क्योंकि 1800 जो 18वीं सदी थी, इसमें क्या हुआ था, जब जैसे ही अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, उसके बाद से अंग्रेजों को भारत में रोकने वाला कोई नहीं था। तो भारत के सभी, पूरी जितनी जनता थी, किसान थे, सामाजिक लोग थे, धार्मिक लोग थे, सैनिक थे, ये सब डरे हुए थे कि हम कैसे विद्रोह करें, ये लोग तो बहुत पावरफुल हैं, इनके खिलाफ विद्रोह करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर और क्या करते हैं सैनिकों के साथ में, ये लोग जो सैनिक, जो भारतीय सैनिक होते थे, तो जब भी इनका कोई युद्ध होता था या कोई वैसी चीज होती है जो खतरे वाली चीज होती है, तो हमेशा भारतीय सैनिकों को आगे कर देते थे कि युद्ध में ज्यादा से ज्यादा यही लोग मरे, जो भी शहीद हुए युद्ध में तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैनिक जाएं, इन्हीं की जान जाए, और अंग्रेज सैनिकों को पीछे रखते थे। ये चीज भारतीय सैनिकों को वो लगती थी कि हाँ,
कोई युद्ध हो, पता चले भारत के 200 सैनिक मर गए, जो भारत के सैनिक थे जो काम कर रहे थे अंग्रेजों के लिए, और पता चले ब्रिटेन का एक एक भी नहीं मरा या एक दो मरे। तो इससे भारतीयों को वो लगता था कि हमेशा युद्ध में हमको ही आगे रखा जाता है, वेतन में कम रखा जाता है, प्रमोशन में हमको नीचे मतलब प्रमोशन नहीं होता टाइम से। लेकिन अंग्रेजों के लिए वही चीज़ ज़्यादा सही थी। तो इस वजह से सैनिक भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे थे धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, इसी बीच अंग्रेजों का एक गवर्नर आया, भारत में गवर्नर बनकर आया, लॉर्ड डलहौजी। इसने पूरे भारत में एक नीति अपनाई, राज्य हड़प नीति, जिस नीति के दम से इसने लगभग उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों को अपने में मिलाने की कोशिश की। और इसके लिए वे अलग अलग दलील देता था हर जगह, मतलब अलग अलग बहाने थे एक तरह से, उसके अलग अलग चीजें बोलता था हर राज्य को हड़पने के लिए। तो उसमें क्या था, इसने हड़प नीति में इसने कई राज्यों को हड़प लिया था। जैसे झांसी को कहा था, झांसी में क्या हुआ था उस समय, झांसी के जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी को कहा कि आप तो रानी बनी रही है झांसी की, लेकिन इसके बाद आपका जो पुत्र है ये झांसी का राजा नहीं बन पाएगा। उन्होंने पूछा क्यों? तो लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि ये जो आपका पुत्र है ये आपका पुत्र नहीं है, आपने इसको गोद लिया है। अगर आपका पुत्र होता तो इसको राजा बना देते, लेकिन गोद लिया हुआ पुत्र है, इसको हम राजा नहीं बनाएंगे। इससे झांसी में विद्रोह होने लगा, झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई और पूरी तरह से एक अंदर ही अंदर विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी। फिर इसी तरह उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने एक महाराष्ट्र के पास जगह सतारा, उसको भी यही गोद लेने वाले, मतलब संतानहीन व्यक्ति था वो, राजा थे, तो उनको भी कहा कि तुम राजा बने रहो, तुम्हारे बाद कोई पुत्र नहीं है, तो इस हिसाब से अब तुम्हारे बाद कोई राजा नहीं बनेगा तो तुम्हारा जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, काम खत्म। अब उधर भी विद्रोह, वो भी सोचे कि यार ये तो बहुत खराब चीज है, ये तो एक जबरदस्ती वाली थोपी गई नीति है जिसके द्वारा तुम हर राज्य को अपने में मिलाना चाहते हो। और डलहौजी की वाकई सोच यही थी कि वो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, भारत में सोचता था और ज्यादा बढ़ाएं, जबकि ज्यादातर हिस्से में अंग्रेजों का दबदबा हो चुका था 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। लेकिन डलहौजी की जो नीति थी वो थी कि और इसको बढ़ाएं, ब्रिटिश साम्राज्य को और बढ़ाएं। फिर क्या हुआ, इसी हिसाब से डलहौजी ने एक जगह थी अवध, जो लखनऊ के पास है, लखनऊ कानपुर के पास, यहाँ पे जो नवाब थे उस समय वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के ऊपर आरोप लगाया कि ये शासन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इनके जो शासन में इनकी जो प्रजा है वो इनसे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इस हिसाब से कुशासन का आरोप लगा के लखनऊ का जो नवाब था, नाम था वाजिद अली शाह, उसको भी कहा कि तुम राजगद्दी त्याग दो, तुम हटो, अब जो अवध प्रांत है ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। इससे उनकी जो, और इनको वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे वहाँ की जो उनकी बेगम थी हजरत महल, वो उनसे अंग्रेजों के विरुद्ध उतर आई, कहा कि हम विद्रोह करेंगे। तो इस हिसाब से प्रशासनिक सुधार जो अंग्रेजों ने किए थे, सुधार क्या बोलेंगे, वो कारण थे, वो दरअसल थोपे गए थे कि भारतीयों पे, कि इनको जबरदस्ती किसी न किसी तरह से कोई ना कोई दलील दे के इनको अंग्रेजी साम्राज्य मिला के अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करो, भारत में और ज्यादा अंग्रेजों का स्थापित, मतलब जो प्रभुत्व है उसको और बढ़ाओ। इनका मेन टारगेट यही था। फिर क्या हुआ, इसी बीच इन्होंने एक काम और किया था, जब लगभग मराठों का अंत 1761 के युद्ध में अब्दाली के बाद से कोई मराठों में कोई अच्छा सा, न कोई पेशवा आया, न कोई कायदे का कोई राजा आया, तो मराठों का भी अंत हो चुका था। तो उस समय मराठों में जो लास्ट में बचे थे, तो वो थे नाना साहब। ये नाना साहब को क्या किया इन्होंने, मराठा से हटा के, मराठा से निकाल के इनको भेज दिया कानपुर, और कहा कि तुम अब कोई भी पेशवा नहीं हो, अब तुमको हम पेंशन देंगे। अब पेंशन देंगे, अंग्रेजों को पता था, कह दिया है पेंशन देंगे, लेकिन पेंशन कुछ दिन बाद देंगे, कुछ दिन तक देंगे, कुछ दिन बाद फिर बंद कर देंगे।
फिर अब इनको महाराष्ट्र से दूर कर दिया, कानपुर ले आए, जिस वजह से पेंशन आगे चल के पेंशन बंद कर दिया। अब इनके पक्ष में कोई, भाई इनके पास जनदल तो था नहीं। राजा कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसका जो जनता होती है वही उसका एक तरह से उस वही तो होती है उसके साथ, उसी का तो उसी के मतलब जो जनता होती है उसी का तो लगाव होता है राजा के साथ, और अपने राजा के साथ होगा। अब महाराष्ट्र का राजा कानपुर आ गया, उसके साथ लगाव हट गया वहां से। फिर इस हिसाब से कानपुर को भी कहा कि कानपुर में जो नाना साहब थे इनकी कहा कि पेंशन बंद कर देंगे, तो ये भी विद्रोह में उतर आए। इसी तरह यहाँ पे बिहार में एक जगह है आरा, यहाँ एक जगदीशपुर जगह थी, वहाँ पे जो वहाँ के जमींदार थे, नाम था उनका कुंवर सिंह, उनकी भी जमींदारी हड़प ली। कहते हैं तुम ठीक से हमको टैक्स नहीं दे रहे हो, एक काम करो तुम जमींदार नहीं रहोगे, हटाओ। अब इनको भी हटा दिया इस हिसाब से, और कहा कि अब जमींदार हम दूसरे को नियुक्त करेंगे या अंग्रेज खुद अब टैक्स लेंगे। तो उधर से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह भी विद्रोह की भावना लेके, उनके मन में भी विद्रोह की भावना आ गई। फिर क्या हुआ, एक विद्रोह की भावना तो पूरे भारत में हर व्यक्ति के मन में चल रही थी कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है, ये लोग सही आदमी नहीं है, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ये बहुत ही गलत हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सब चल रहा था। उसी बीच बस एक ज़रूरत थी एक ऐसी चिंगारी की कि जहाँ से पूरे भारत में विद्रोह बस फैल जाए, वो शुरुआत हो जाए, क्योंकि मन में सबके था कि विद्रोह कर दें कर दें कर दें, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था, और कोई आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार देख चुके थे सब लोग। अंग्रेज भारत में जो भारत के लोगों को था, इनको ऐसा नहीं था कि जेल में डालें या कि ये या अलग सजा दें या कोर्ट सजा दें, इनको डर, भारतीयों के मन में डर को बैठाने के लिए खुले में मारते थे। खुले में मतलब कहो किसी को चौराहे में फांसी दे दें, पेड़ में टांग के मार दें, इस हिसाब से, जिससे उनको पता था हम मारेंगे एक व्यक्ति को लेकिन उससे पूरा समाज डरेगा। ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति होती थी। देखिए, तो पूरे भारत में हर व्यक्ति के मन में एक विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी, चाहे वो किसान हो क्योंकि किसानों पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया था, चाहे वो सामाजिक लोग हों क्योंकि समाज में काफ़ी जो प्रथाएं थी उनका अंग्रेजों ने विरोध किया था, उनके बारे में अंग्रेजों ने उनको हटाया था या उनमें चेंजमेंट किया था, ये सब चीज़ें। चाहे वो धार्मिक लोग हों, उनके मन में भी एक विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी, बस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था कि कहाँ से विद्रोह शुरू हो जाए, वो घटना नहीं मिल रही थी। हर चीज, कोई भी विद्रोह तुरंत नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि होती है, बहुत लंबी, चाहे वो कोई भी विद्रोह हो, क्योंकि उसमें एक दिन में नहीं होता, वो तो एक दिन में वो घटना होती है जिस वजह से ये विद्रोह हो जाता है, वो तात्कालिक घटना, वो जो तुरंत हुई जिस वजह से ये पूरा घटना अपने मतलब हर व्यक्ति जो विद्रोह करना चाहता था उसमें शामिल हो गया, वो बस उसको जोड़ने के लिए वो एक घटना होती है। बाकी विद्रोह होने के लिए बहुत पहले से पूरी जो मन में जो आग थी, जो भावना थी बदला लेने की, वो जन्म ले रही थी। इसी से सैनिक भी विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि नौकरी का सवाल था, वो अंग्रेजों के यहाँ ही नौकरी करते थे। प्रशासनिक लोग जितने राजा थे भारत में, लगभग झांसी की रानी हो, लखनऊ में बेगम हजरत महल हो, वीर कुंवर सिंह हो, चाहे वो नाना साहब पेशवा हो, इस हिसाब से बहुत सारे लोग विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन किसी को पॉइंट नहीं मिल रहा था कहाँ से विद्रोह शुरू कर दें। फिर हुआ ये कि अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को नई जो एडवांस लेवल की राइफल दी। पहले अंग्रेज जो थे, जो भी अंग्रेज थे जो अपनी सेना में यूज करते थे, वो राइफल होती थी बेस फील्ड राइफल। उस राइफल में मतलब उतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की नहीं थी, वो साधारण होती थी, ना उनकी ज़्यादा मारक क्षमता थी, ना उनमें जो गोली होती थी उसका पावर ज़्यादा था, ना उनमें बंदूकों में जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम था, काफ़ी चीज़ें दिक्कत थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि उस बेस फील्ड राइफल की स्थान पे इनफील्ड राइफल इस्तेमाल की। इनफील्ड राइफल एक जो नई टेक्नोलॉजी वाली राइफल थी, उसमें क्या होता था, उसमें जो बुलेट पड़ती थी, जो गोली होती थी, उसको
नमी से बचाने के लिए, मतलब पानी और हवा से बचाने के लिए उसको एक कवर में रखा जाता था। और जो कवर होता था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था, क्योंकि गाय की चर्बी इजीली अवेलेबल हो जाती थी और सूअर की चर्बी जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है, टाइट होती है, इस वजह से वो लंबी चलती थी, मतलब देर तक उसकी लाइफ अच्छी होती थी, खराब नहीं होती थी जल्दी से। तो अंग्रेजों ने वो चीज यूज की, वही जो कवर होता था उसी के अंदर वो बुलेट होती थी। तो जब उसका यूज करते थे तो उस कवर को पहले काटते थे दांत से, उसके बाद वो बुलेट निकालते थे और फिर अपनी राइफल में डाल के और फिर उसका इस्तेमाल करते थे। तो अंग्रेजों ने वो राइफल अपने अपने सारे बेस कैंप में जो भी थे, छावनियां थी, सब में बांट दिया, सब में दे दी। तभी भारत जो अंग्रेजी सेना थी जिसमें भारत के सैनिक भी थे, वहां एक अफवाह टाइप की उड़ी। अफवाह का मतलब वो सत्य घटना थी, अफवाह तो नहीं कहेंगे। ये धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये जो हम लोग राइफल यूज कर रहे हैं, ये जो राइफल दांत से काटना है, इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। इस राइफल की जो बुलेट है, ये जिस कवर में है, ये गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। अब ये चीज सुनते ही या ये चीज पता चलते ही जो अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक थे उनमें तो विद्रोह की भावना आ गई, क्योंकि सेना में हिंदू भी सैनिक थे, मुस्लिम भी सैनिक थे, और हिंदुओं के लिए गाय एक बहुत ही पवित्र जीव है और मुस्लिमों के लिए सुअर से वो लोग काफी एलर्जी करते हैं। इस वजह से अब सारे जितने भारतीय सैनिक थे उन्होंने वो बुलेट को यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि ये दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। और उस समय भारत में ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम थे और दोनों की धार्मिक भावनाएं इससे ठेस पहुंच रही थी, इस घटना से या इस बुलेट के यूज करने से, इस गोली के। अब तभी हुआ ये कि 34 नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर में है, बैरकपुर कोलकाता के पास है, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे एक सैनिक थे बलिया जिला के, नाम था मंगल पांडे। इन्होंने भी उस कारतूस का यूज करने से मना कर दिया। अंग्रेज अंग्रेजों ने काफी समझाया कि ऐसा नहीं है, ये कारतूस, ये अफवाह है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने एक बार मंगल पांडे ने उस फैक्ट्री में जाके देख लिया जहां पे ये कारतूस के जो कवर थे वो बनाए जाते थे। तो वहां पे जब इन्होंने देखा तो इनको वो जो इनको डाउट था, जो इनको शक था, जो अफवाह उड़ रही थी, वो इनकी जो वहां पे उनको सिद्ध हो गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इस जो कारतूस का जो कवर है इसमें गाय और सुअर की चर्बी शामिल है, इसमें पड़ी हुई है, इसी से बनता है ये। अब ये तो बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत गुस्सा आ गए। मंगल पांडे वहां से निकले, अंग्रेजों ने कहा कि तुम गोली का यूज करो, जबरदस्ती किया इनसे। और जैसी जबरदस्ती किया तो इनके जो उस समय जो इनके जो सीनियर अधिकारी थे उनमें एक था लेफ्टिनेंट बाज, एक था लेफ्टिनेंट ह्यूज। दो अधिकारियों ने इनसे जबरदस्ती की कि चलाओ गोली, यूज करो कवर, ये सीनियर का आदेश है, ठीक है, ये ऑर्डर है। अब सेना में एक रूल होता है, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, जो सीनियर कहेगा आपको करना पड़ेगा। आज भी सेना में ये रूल है, आप सीनियर ने बोल दिया कि शूट करो तो शूट करना पड़ेगा, ठीक है, आप पीछे नहीं हट सकते। नहीं तो उसके पास गोली मारने तक का अधिकार होता है सीनियर के पास, अगर उसका कोई आदेश नहीं मानता है तो। अब मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम गोली का यूज नहीं करेंगे, हम कारतूस नहीं चलाएंगे, इस वाले कारतूस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगे लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। तो मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई और भरा गोली और दोनों के मार दिया, लेफ्टिनेंट बाज को, लेफ्टिनेंट ह्यूज को, और दोनों को मार के दोनों की हत्या हो गई, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज की। और पूरे बैरकपुर छावनी में एक विद्रोह, पूरे मंगल पांडे की जय, मंगल पांडे की जय, पूरे छावनी में। अब पूरी छावनी में ये हो गया कि अंग्रेजों से बदला लिया जाएगा। और ये मतलब घटना की शुरुआत थी 1857 की, क्रांति की शुरुआत हो रही है यहाँ से। अब पूरे पूरे छावनी में पूरे तरह से भारतीय जितने सैनिक थे सब ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पूरी भूमिका बना ली कि अब विद्रोह करेंगे। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सभी सैनिकों के सामने फांसी दे दी, फांसी पे टांग दिया।
और सभी सैनिकों के सामने, क्योंकि डर बनाना था उनको कि अब कोई ऐसा मंगल पांडे जैसी गलती ना करे। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे शहीद हो गए, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों का विरोध किया था। इसी घटना से, मंगल पांडे ने जो घटना की, इसी घटना से 1857 की क्रांति उत्पन्न होती है। यही एक तात्कालिक कारण था। वो देखो, क्रांति की भावना तो बहुत दिन से चली आ रही थी, लेकिन वो जो पॉइंट था, वो जो टर्निंग पॉइंट था, वो था यही, जब इन्होंने गोली मार के हत्या की और फिर इनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को। अब जैसी फांसी दे दी गई, पूरे भारत के सैनिक जितने थे, सब में विद्रोह की भावना आ गई। और ये लोग भी थे, किसान, जो भी नेता थे, या यहाँ के जो राजा थे, जो भी धार्मिक लोग थे, जो भी सामाजिक लोग थे, ये सब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। तभी जो 20 नेटिव इन्फेंट्री थी, ये मेरठ में थी। ये नेटिव इन्फेंट्री नाम होता है अलग अलग बेस कैंप का, अंग्रेजों ने रखा था। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर की थी और 20 नेटिव इन्फेंट्री थी मेरठ में। मेरठ के सैनिकों ने पूरी विद्रोह की प्लानिंग की, कैसे कैसे विद्रोह किया जाएगा और क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि अब पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बदला लेने की भावना पूरी तरह से जम चुकी थी और पूरे भारत के लोग अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन उसके लिए कुछ प्लानिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरे अंग्रेजों से मुकाबला करना था। अंग्रेज उस समय काफी शक्तिशाली हो चुके थे। ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना प्लानिंग के बक्सर के युद्ध लड़ा गया था और उसमें हाल पता ही था, जबकि 3-3 सेनाएं लड़ रही थी भारत की तरफ से और उसमें अंग्रेज जीत गए। तो बिना प्लानिंग के, क्योंकि हमारे पास गोला बारूद नहीं था, हमारे पास जो एडवांस हथियार नहीं थे, ठीक है, इसलिए हम अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए इनको प्लानिंग बनाना जरूरी था। और ये प्लानिंग की मेरठ के सैनिकों ने, 20 नेटिव इन्फेंट्री मेरठ के सैनिकों ने ये पूरी प्लानिंग की और 30 मई डेट रखी कि 30 मई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करेंगे, इस दिन से शुरुआत करेंगे। लेकिन तभी हुआ ये, अंग्रेज भारत में दो चीजें बहुत अच्छे से लागू कर चुके थे। एक तो वो भारत में मेंटेलिटी समझ गए थे कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे कुछ लोग गद्दारी जरूर कर देंगे हर जगह, तो उन गद्दारों को पकड़ना है किसी तरह से। दूसरा काम इन्होंने कर दिया था अंग्रेजों ने, इन्होंने भारतीय जो सैनिक थे उनमें शराब पीने की लत शुरू कर दी थी, शराब पीने की लत लगा दी थी। और शराब पीने के बाद में वो इनसे सही पूरी सच सच बातें बुलवा लेते थे। तो यही किया अंग्रेजों ने। अब जब प्लानिंग चल रही थी 8 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में, अब इसी बीच समय में जो भी प्लानिंग हो रही थी, तभी अब वो प्लानिंग भारतीय सैनिकों तो पता ही होगी, तो इसी प्लानिंग में बीच में कुछ भारतीय सैनिकों ने शराब के नशे में अंग्रेजों को थोड़ी थोड़ी बातें बताने लगे कि 30 मई को ये होना है, 30 मई को ये होना है, 30 मई को अंग्रेजों को सफाया हो जाएगा, 30 मई को अंग्रेज भारत से भगा दिए जाएंगे, 30 मई को विद्रोह होगा, कोई भी अंग्रेज दिखेगा नहीं। मतलब नशे में एक्स्ट्रा बोलने लगे अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों की ये चाल थी, इनको नशा दे के, इनको दारू पिला के। तो 30 मई को जो डेट रखी गई थी, अब जब अंग्रेजों को इसका पता चलने लगा तो अंग्रेज प्लानिंग करने लगे कि कुछ तो व्यवस्था करो, कहीं ना कहीं छिपने की व्यवस्था बनाओ, जल्दी से जल्दी जो हथियार हैं उनके प्रोडक्शन बढ़ा दो। जो भी अंग्रेजों के कारखाना भारत में लगाए थे, जल्दी जल्दी सैनिक बुलाने लगे कि ब्रिटेन से कुछ सेना और बुला लो। पूरी प्लानिंग अंग्रेज भी करने लगे उधर से, इधर भारतीय सैनिक करना विद्रोह करने की, उधर अंग्रेज प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से विद्रोह से बचेंगे कैसे, जब पूरा भारत विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हुआ ये कि 30 मई की जो डेट रखी गई, तो 30 मई, अब अंग्रेजों को भ्रम लगने लगा कि यार क्रांति होने वाली है, क्रांति ना हो जाए, कुछ विद्रोह ना हो जाए, बवाल होना ही है। तो इसी वजह से जब भारतीयों को पता चली कि अंग्रेजों को शक होने लगा है कि विद्रोह हो सकता है, तभी जो 30 मई को विद्रोह होना था, ये विद्रोह 10 मई को ही करना पड़ा, 20 दिन पहले। और ये अब प्लानिंग चल रही थी 30 तारीख को करने की, 30 मई को करना पड़ा 20 दिन पहले ही, तो प्लानिंग तो अधूरी रह गई ना। तो कुल मिला के ये जो समय से थोड़ा सा पहले हो गई ना क्रांति, ये भी एक असफलता का कारण बनेगी बाद में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्रांति में क्या क्या हुआ, कौन कहाँ से लड़ा, किसने कहाँ का नेतृत्व किया और किस अंग्रेज ने कहाँ पे काउंटर अटैक के लिए मतलब
कहाँ से मतलब काउंटर किया, ये सब बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में। फिर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा, अंग्रेजों को पता चलने लगा था कि कोई ना कोई क्रांति होने वाली है, तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि राजधानी को बदल दिया। जो अंग्रेजों ने राजधानी अपनी कलकत्ता स्थापित की थी, इसको अंग्रेजों ने बदल के इलाहाबाद कर दी, आपातकालीन राजधानी। ठीक है, इसको इलाहाबाद बना दिया कि यहीं पे छिपेंगे, यहीं पे जो भारत का उस समय गवर्नर होगा वो यहीं पे रहेगा, इलाहाबाद के पास, जो एक अपना छिपने के लिए महल बनाया था। और जब ये क्रांति हुई 1857 की, तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। तो पूरे जो 1857 की क्रांति के जो भी जितने कारण थे, इसमें जो गलतियां हुई थी वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी से, जो कैनिंग के पहले भारत का गवर्नर था। कैनिंग के समय तो बस क्रांति हो गई थी, क्योंकि इसी समय ये घटना हो गई 1857 में, ये मंगल पांडे वाली। लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी वो बन रही थी डलहौजी की नीतियों की वजह से, क्योंकि डलहौजी की नीतियां वाकई में एक अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ावा दे रही थी और भारतीयों के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा कम कर रही थी। और इससे भारत के काफ़ी ज़्यादा जो राज्य थे बड़े बड़े, उन पे किसी का कुशासन का आरोप लगाया, कहीं पे संतानहीन करके उनको अपने राज्य में हड़पने का प्रयास किया, कहीं किसी की जमींदारी हटा दी। इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों ने भारतीयों को परेशान किया था। तो उसमें नीतियां डलहौजी की थीं, लेकिन झेलना पड़ा सब कैनिंग को। ठीक है।